So hello everyone and welcome you back to this incredible platform. मेरा नाम है तेजस शिंदे और आप देख रहे हैं इस अमेजिंग सेशन में। आज की इस रिवीजन सीरीज में मैं लेके आया हूँ हमारे लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नीट के लिए सबसे बेस्ट और अच्छा वाला चैप्टर, सबसे बेस्ट कंटेंट आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा बायोलॉजी से रिलेटेड। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज के इस लेक्चर में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का ये चैप्टर जो कि नीट में हर साल 2 सवाल लेके आता है भाई। कभी कभार 3 आते हैं, कभी कभार 2 आते हैं, लेकिन मेरे भाई ये चैप्टर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर। मैं अगर मान लूँ तो दो सवाल किसी भी इससे बना सकता हूँ। इस वीडियो में मैं वन शॉट पूरी एनसीईआरटी को, भाई ये कोई शॉर्ट्स नोट्स नहीं है, ये कोई शॉर्ट लेक्चर नहीं है भाई। इस लेक्चर में एनसीईआरटी की एक पॉइंट को कवर किया जाएगा। अगर कोई भी पॉइंट अगर आपका एनसीईआरटी का छूटता है तो आप नीचे कमेंट में गाली देके चले जाना, लेकिन मेरे भाई एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक, भाई की गारंटी है एनसीईआरटी का एक भी टॉपिक तेरा मिस नहीं करवाऊंगा रे दीवाने। क्योंकि मेरे भाई, मेरे को इतना पता है कि इस लेक्चर में मैं इतना अपना 100% दे रहा हूँ, तेरे को भी 100% देना, बस मेरी बातें को सुनना है भाई। इतना अच्छी तरीके से तेरे को बताऊंगा ना बस। और ये लेक्चर, अगर ये नोट्स चाहिए तेरे को, ये लेक्चर के नोट्स, तो मेरे को भाई कमेंट कर दे, मैं तेरे को भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, कोई पैसा इसका चार्ज नहीं करता। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक मिनट, एक मिनट। ओके ओके ओके, आपको मैं ऑडिबल हूँ गाइस? हेलो गाइस, क्या हाल चाल? सो ओके, आई एम ऑडिबल टू यू। जैसे कि मैं ऑडिबल हूँ आपको, एक बार सिर्फ मेरे को ना चेक कर लेना दो बस। अच्छे खासे बंदे जुड़ गए भाई, बस एक मिनट, चेकिंग हो रही है। चलो ठीक है, सब ठीक है, चलो सब ठीक है। लेट्स स्टार्ट गाइस, लेट्स स्टार्ट। क्रेजी। चलो पेन ले लिया हमने। रेस्पिरेशन को डीप बाई बेसिक से पढ़ाने, एकदम बेसिक। देखो इंट्रोडक्शन है, एनसीईआरटी के पिक्स पिक करने। देखो एनसीईआरटी पिक्स है, और मैं आपको अगर डाटा बताऊं तो ये देखो कितने सवाल आ रहा है। ये देखो 2023 में एक था, 2024 में इसका 2024 का डाटा नहीं, लेकिन 2024 में 2 आए थे। उसके बाद देखो ये दो ट्रेंड आ रहा है, कभी कभी 3 भी आ रहा है, कभी कभी 3 आ रहा है। ये देखो 1 2 तो ऐसा एक ग्राफ अच्छा है इसका। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, बिल्कुल आसानी से आपको कर लोगे गाइस। तो यहाँ पे क्या है मेरे भाई, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, और यहाँ देखो रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम रेस्पिरेशन से स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन इज अ, बड़ा पेन दो भाई। Respiration is the oxidation of nutrients in living cell to release energy of biological works. It is the process by which oxygen is taken is given out. मतलब respiration एक ऐसा प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स लिविंग सेल को टू रिलीज एनर्जी फॉर बायोलॉजिकल वर्क्स। मतलब ऑक्सीजन आता है क्योंकि हमें एक वर्क करना होता है, हमें वर्क फंक्शन करना होता है, हमें एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए हम ऑक्सीजन को हम लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज टेकन एंड कार्बन, इससे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी। चलो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में आएंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में आते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ओके, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और ऑर्गेनिज्म। ओके, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, देखो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस। मतलब क्या होता है, सिंपल। ये कैसे होता है, एकदम एकदम कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं। कैसे होंगे ये, सिंपल होंगे। ओके, अरे यार, इधर लगो, राइट, इधर लगो, एक मिनट, जस्ट लाइट जो है ना थोड़ा लिंकिंग है ना, इधर से लिंक ब्लिंक हो रहा है, राइट। ओके, चलो मेरे ऊपर मत ध्यान दो, आप डायरेक्ट लेक्चर के कंटेंट पे ध्यान देना आपको यहाँ से। ओके,
चलो स्टार्ट करते हैं। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं सिंपल डिवीजन ओवर देयर इंटर बॉडी, एक सिंपल डिवीजन करते हैं उनके बॉडी में। ओके, ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं देखिए, जैसे कि लोअर इन्वर्टेब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सोलेंट्रेट्स, प्लेटफॉर्म एटसेट्रा, ये कौन से ऑर्गेनिजम्स है। ओके, देखो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो गए हमारे, सबसे पहले आता है हमारा देखो स्किन मॉइस्ट क्यूटिकल्स। स्किन और मॉइस्ट क्यूटिकल्स ये होता है हमारे एम्फीबियंस, जैसे कि अपना फ्रॉग हो गया उसमें होता है, लीचेस में होता है, ये होता है अर्थवॉर्म्स में होता है, ये होता है अर्थवॉर्म्स में। इसमें क्या होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। ट्रैकियल लोब्स, सॉरी ट्रैकल ट्यूब्स मतलब इंसेक्ट्स में क्या होता है ना, इंसेक्ट्स में क्या होता है ट्रैकल ट्यूब्स होते हैं, उसके थ्रू वो क्या करते हैं इंस्पायर करते हैं। मिलीपीड्स हो गए, स्पाइडर्स हो गए, सेंटीपीड हो गए। ये हमारा स्पाइडर मैन वाला स्पाइडर नहीं भाई, वो तो अपना ह्यूमन ही होता है, वो ह्यूमन की तरह ही करता है। हाँ, तो फिर बोलोगे कि स्पाइडर मैन में क्या ट्रैकल ट्यूब्स हो गया सर, ट्रैकल ट्यूब से इंस्पायर करेगा, अरे भाई भाई नहीं नहीं नहीं। फिर होते हैं हमारे गिल्स, हमारे एक्वाटिक एनिमल्स जो आते हैं, जैसे कि फिशेस हो गए, वेल्स हो गए, अर्थपोड्स हो गए, टैडपोल्स हो गए, प्रॉन्स हो गए। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं सर, ब्रांचियल रेस्पिरेशन करते हैं, गिल्स के थ्रू करते हैं सर। और देखो सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि द लंग्स है, लंग्स बराबर, लंग्स क्या है, लंग्स, लंग्स ये जो लंग्स दिख रहे हैं आपको, लंग्स पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं, लंग्स मतलब पल्मोनरी, इसमें हम करते हैं, हम ह्यूमंस, हम मैमल्स जो होते हैं, हम मैमल्स जो होते हैं हम करते हैं मोस्ट इन्वर्टिब्रेट, जैसे कि एम्फीबियस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए एंड मैमल्स हो गए। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये लंग्स के थ्रू करते हैं, इसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। जो गिल्स से थ्रू करते हैं उसको ब्रांचियल रेस्पिरेशन, और जो स्किन और मॉइस्ट से क्यूटिकल से करते हैं उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, बहुत इजी है। चलो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भाई, जो हमारा मेन टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस चैप्टर से पर्टिकुलर जो आता है ना, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से इतना नहीं आएगा, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा ना हमेशा की तरह, उसमें आपको बताऊंगा मैं टॉपिक, कौन से टॉपिक से सवाल बनता है अच्छा अच्छी तरह से। ओके, अच्छी तरह से कौन से टॉपिक से सवाल बनता है वो भी हम कराएंगे। यार स्क्रीन ब्लिंक, यार स्क्रीन को ब्लिंक। ओके, चलो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो कि कंडक्टिंग जोन जिसको हम कहते हैं, और दूसरा होता है लंग्स जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज जोन। एक्सचेंज जोन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, पहले आते हैं हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर, जिसको हम कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट। दिस पार्ट स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल नॉस्ट्रल ऑफ द टर्मिनल ब्रोंकियल्स कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट, मतलब हमारी जो नॉस्ट्रल, जहाँ से हम एयर को अंदर ले रहे हैं ना, जहाँ से हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन मतलब एयर ही बोलोगे, सबसे पहले तो मैं एयर बोलूंगा, एयर को हम अंदर ले रहे हैं, तो ये हमारे नोस्ट्रल्स, हमारे हम नाक के थ्रू ले रहे हैं, हमारे नोज के थ्रू जा रहे हैं, तो नोज से लेकर जो हमारी यहाँ तक के जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होती है, लंग्स के पहले पहले जो ट्रंकल सॉरी टर्मिनल ब्रोंकियल्स होती है, वहां तक का जो पार्ट्स होता है उसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। ये क्या करता है, कंस्टिट्यूट कंडक्टिंग पार्ट करता है। ओके, द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वुलाई, और ये कंडक्टिंग पार्ट क्या करेगा, हमारी जो एयर है, एयर को हमारे एल्वुलाई तक पहुंचाने का काम करेगा, बराबर। क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, इसको क्या करता है, क्लियर करता है, कहाँ से, फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल से। उसके बाद ह्यूमिडिफाइड्स करेगा, आल्सो ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर। फॉरेन पार्टिकल देखो क्लियर करेगा, फॉरेन पार्टिकल्स को, जो फॉरेन पार्टिकल्स आ रहा है इनको क्लियर करेगा, इनको नहीं आने देगा, ह्यूमिडिफाइड्स को भी क्लियर करेगा, एंड आल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर को एयर तक पहुंचाने का। ओके, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होती है हमारी, ये देखो ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, देखो अभी देखते हो इसका फ्लो चार्ट कैसा था। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, ये मैंने यहाँ से लिया एक्सटर्नल, जो कि अपर लिप्स के ऊपर, ये अपर लिप्स के ऊपर होते। ओके, कोई बच्चा कहेगा नहीं सर मेरे लोअर लिप्स के ऊपर रहते, अरे भाई नॉस्ट्रल हमेशा अपर लिप्स का ऊपर ही रहेगा, ऐसा नहीं बोलने का कि लोकेशन भी पूछ सकता है भाई, अब आगे इंडिया को पूछना है तो कुछ भी पूछ सकता है। वेस्टिब्यूल्स होते हैं, वेस्टिब्यूल्स में जाएगा, इधर इधर देखो नेसल चैम्बर है, ये नेसल चैम्बर ये हमारे नाक का ही पार्ट है भाई, ये नोज का ही पार्ट है, नेसोफेरिंक्स। फिर आती है हमारी फेरिंग्स, फेरिंग्स, एक मिनट इसका डायग्राम दिएगा, इसका डायग्राम नहीं दिया होगा ना तो मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा, एक मिनट मेरे को चेक करने दो, मेरे पास डायग्राम होगा ना तो मैं दिखा दूंगा। लास्ट में नहीं, लास्ट में कोई काम नहीं होता, फिर लास्ट में क्या काम है यार, डायग्राम था मेरे पास, मैं दिखाऊंगा। चलो पहले हम एनसीईआरटी पिक्स को कंप्लीट करेंगे बाय द वे। यार ये क्या हो रहा है यार, ग्रीन ग्रीन स्क्रीन क्यों आ रही है मेरी कैमरा पे, सब सही है ना यार, सब सही है, सब कुछ सही है यार, सबका सब सही है। मैं बढ़ू क्या यार, आगे आगे बढ़ जाऊँ, आगे बढ़ जाऊँ, आगे बढ़ जाऊँ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ओके, लेट्स स्टार्ट, जान दो मेरे को,
मेरे को लेक्चर पे फोकस करना दो यार, जान दो। नेसोफेरिंक्स, फेरिंग्स होता है क्वेश्चन होता है जहाँ ये जो होता है ना कॉमन पैसेज होता है जहाँ से हम खाना खाते हैं। ये देखो यहाँ पे जो है हमारा जो खाना भी है ना एक ही जगह पे जा रहा है। हमारा जो खाना है मेरी तरफ देखो यहाँ पे, ये जो है ना हमारा जो खाना है ना वो यहाँ से ही जा रहा है, और एयर जो है वो भी यहाँ से जा रहा है। तो एक कॉमन पैसेज होता है एयर और खाना के लिए, ये फेरिंग्स होता है। और ये जो फेरिंग्स होता है ये ओपन, ये लैरिंग्स में जाके ओपन करता है। फेरिंग्स के नीचे होते हैं लैरिंग्स, वो जाके लैरिंग्स में ओपन करता है। लैरिंग्स क्या होता है? रीजन इनटू ट्रैकिया। लैरिंग्स रीजन इनटू ट्रैकिया, और लैरिंक्स की वजह से कार्टिजिनस बॉक्स होता है, कार्टिजिनस बॉक्स की तरह होता है। फिर आता है हमारा ट्रैकिया, इधर आएगी हमारी ट्रैकियास। ट्रैकियास क्या होता है? एक्सटेंडेड अप टू मिडल मिडल मिड थोरेसिक कैविटी, मिड थोरेसिक कैविटी तक जाती है। और उसके बाद राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी, लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकी, और उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकी, और हमारा आता है टर्मिनल ब्रोंकाई। टर्मिनल हमारा क्या आता है? टर्मिनल ब्रोंकाई। देखो यहाँ तक मैंने बोला था कि टर्मिनल ब्रोंकाई, तो देखो यहाँ पे पूरा फ्लो चार्ट से आपको थ्रू किया है। एनसीईआरटी में मतलब इतना डीपली तो नहीं दिया होता, लेकिन हमने पूरे एनसीईआरटी को जकड़ जकड़ के एक पॉइंट बनाया है। गिर जाता है। ओके ओके, समझ गया? देखो इसमें क्या होता है मेरे भाइयों, देखो ड्यूरिंग द स्वॉलिंग, ग्लॉटस क्या होता है? स्वॉलिंग, जब हम कुछ लेते हैं। ग्लॉटिस जो होता है, ग्लॉटिस देखो, ग्लॉटिस देखो क्या आपको? ये देखो इपिग्लॉटिस दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पे ये देखो ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन होता है, ये वाला फंक्शन होता है यार, ये वाला फंक्शन होता है, ये वाला फंक्शन होता है, ये वाला फंक्शन होता है। ओके, ये वाला फंक्शन होता है, ये वाला फंक्शन। हाँ, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, एक मिनट। हाँ चलो ये देखो, ड्यूरिंग द स्वॉलिंग ग्लॉटिस कवर अप द थिन इलास्टिक कार्टिजिनस, अरे यार, ड्यूरिंग द स्वॉलिंग ग्लॉटिस कवर द थिन इलास्टिक कार्टिजिनस फ्लैप कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। इस ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप होता है, उसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ द फूड इनटू द फेरिंग्स। और यहाँ से क्या होता है, देखो हमने क्या बोला, जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स क्या होता है? कॉमन पैसेज होता है, लेकिन वो कहाँ तक होता है? सिर्फ फेरिंग्स तक ही होता है, बराबर। फिर फेरिंग्स भाई कॉमन पैसेज है, तो लैरिंग्स पे खाना जाना चाहिए था, नहीं जाता। एपिग्लॉटिस क्या करता है? फूड को नहीं आने देता, वो सिर्फ किसको करता है? एयर को एंट्री अलो करता है, फूड को एंट्री अलो नहीं करेगा। द ट्रैकिया, एक ट्रैकिया होती है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंकाई आर सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीटेड कार्टिजिनस रेंज। मतलब एक ट्रैकिया होती है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी और टर्शियल ब्रोंकाई कहते हैं, इनिशियल ब्रँक्यूल्स होते हैं, एक असे होते इनिशियल ब्रँक्यूल्स असतात या, आणि ह्या काय करतात? सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट कार्टिजिनस लिंक्स। आणि यांना कोण सपोर्ट करतात? कंप्लीट कार्टिजिनस रिंग। इनको कौन सपोर्ट करता है? इनकम्प्लीट कार्टिजिनस लिंक्स। देखो एक मैक्सिमाइज योर मार्क, लैरिंग्स हेल्प्स इन द साउंड प्रोडक्शन। लैरिंग से हमारा क्या होता है? साउंड प्रोडक्शन होता है, इसी को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। जो मैं यहाँ आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ इस लेक्चर में, मेरी मतलब भाई जो गला सूखा है मेरा बोल के, ये लैरिंग्स जो होता है ना, वही साउंड बॉक्स है, वही हमें हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन में। पानी पीते रहना चाहिए, हाइड्रेट होती है बॉडी, हाइड्रेट रहती है बॉडी। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में चलो, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, द एल्यूलाई एंड देयर डक्ट्स फॉर्म द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज ऑफ डार्क पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। एल्यूलाई करते हैं, एल्यूलाई एंड देयर डक्ट्स फॉर्म्स द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। एल्यूलाई जो होते हैं हमारे एल्यूलाई, और उनके जो डक्ट होते हैं वो क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट को फॉर्म करते हैं। ओके, एक्सचेंज पार्ट इज द साइट एक्चुअल डिफिजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेयर। भाई एक्सचेंज क्या होता है? O2 लेते हैं, CO2 बाहर निकलते, वही एक्सचेंज होता है। O2 ले रहे, CO2 बाहर निकल रहे, बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेयर। ये किसके बीच में होता है? ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में ही होता है हमारे। ओके, ईच टर्मिनल ब्रोंकल गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल वैस्कुलर बैक लाइक स्ट्रक्चर। देखो एक बैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बबल लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब क्या बोलो आपको? बैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। एलुआई में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का होता है। टर्मिनल ब्रैंक्यूल्स गिव राइज टू द वेरी फ्यू। एलुआई देखो, एलुआई एक होता है, देखो मैं आपको कंपैरिजन देयर करना चाहता हूँ। मैक्सिमाइज आपके 4 मार्क बढ़ा दूं, बोलो 4 मार्क बढ़ा दूं। एलुआई ना ह्यूमन फीमेल के ब्रेस्ट में, जहाँ से हम मिल्क प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे भी एल्वेलाई प्रेजेंट होती है। जहाँ पे मिल्क स्टोर होता है, वहाँ से मिल्क इजेक्ट बाहर होता है, तो एल्वेलाई वो वाला अलग होता है और ये वाला एल्वेलाई अलग है। सो वहाँ पे आप कंपेरिजन होता है ना। नीट में मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि सवाल आया है, तो बहुत बार सवाल आता है, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो और वो मार देते हो, वहाँ पे टिक मार देते हो, तो ये गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। ईच ब्रोंकियल टर्मिनल गिव राइज टू द वेरी थिन, ये हो गया ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रांकियो ब्रैंकर्स एल्वेलाई आर कंप्रेस्ड टू लंग्स। और ये जो नेटवर्क होता है किसका? ब्रोंकिस का होता है, ब्रोंकियल्स का होता है, और एल्वेलाई का। एक क्या करता है? ये लंग्स के थ्रू में जाता है। चलो अभी लंग्स, हमारे लंग्स हमने देखा था कि 2 पार्ट होता है। एक होता है अपना ये वाला
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा होता है अभी लंग्स। भाई साहब ये लंग्स क्या होता है? लंग्स आर सिचुएटेड थोरेसिक चैम्बर। लंग्स का लोकेशन पूछे तो क्या क्या बोलोगे सर? थोरेसिक चैम्बर व्हिच इज एनाटॉमिकली राइट एयर टाइट चैम्बर। एयर टाइट चैम्बर होता है। ओके, द थोरेसिक चैम्बर इज formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, lateral by the ribs, and the lower side of the dome shaped diagram। ये जो थोरासिक चैम्बर होता है ये किससे बनता है सर? थोरासिक चैम्बर किससे बनता है? एक डोर्सली वेंट्रिबल कॉलम, डोर्सली वेंट्रिबल कॉलम होता है, वेंट्रली स्टर्नम होता है, वेंट्रली क्या होगा? स्टर्नम होगा, और मेरे भाई लैटरली बाय द रिब्स। लैटरली बाय कैसे होती है? रिब्स होती है। लैटरली कैसे होते हैं? रिब्स, लैटरली रिब्स होती है। उसके बाद लोअर साइड में होता है हमारा डायफ्राग्राम, जो उसके भी बारे में पढ़ेंगे, उसके मैकेनिज्म में आपको पढ़ूंगा आगे। तो देखो ये हो गया हमारा एपिग्लोटिस, ये लैरिंक्स जिसको मैंने बोला कि साउंड बॉक्स होता है, ये ट्रैकिया आपको दिख रही है, ये ट्रैकिया। और ये देखो यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ पे जो ये बबल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये होती है एलोलिया। एलोला एलोला, ये ब्रोंकस, ये देखो ये हमारा ब्रोंकस होता है। ये दो पार्ट में फर्दर डिवाइड करता है। ये हमारे लंग्स, ये हमारे लंग्स, ये हमारा डायफ्राम। ये देखो ये डायफ्राम होता है, ये नीचे से लंग्स के नीचे होता है डायफ्राम। डायफ्राम, डायफ्राम बोलते हैं इसको। और ये कट द एंड ऑफ ब्रेथ, ये क्या करता है? कट द एंड ऑफ ब्रेथ। आगे चलते हैं, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम सेक्शनल यूज ऑफ लेट ऑफ द लेफ्ट लंग्स इज आल्सो शोन। लेफ्ट लंग्स भी आल्सो शोन। चलो ओके, लंग्स आर डबल लेयर होता है। लंग्स कैसा होता है? डबल लेयर, उसको कहते हैं प्लूरा, विद प्लूरा फ्लूइड बिटवीन देम। उस प्लूरा में एक फ्लूइड होता है। इट रिड्यूस फ्रिक्शन, वो क्या करता है? रिड्यूस फ्रिक्शन को कम करता है। किसके किसके? द लंग सरफेस, ऑन द लंग सरफेस। ओके, लंग्स इक्वल टू ब्रोंकाई पर ब्रोंकियल्स प्लस अल्वेओलाई। लंग्स में क्या होता है? ब्रोंकिया होती है, ब्रोंकियल्स होती है, और अल्वेओलाई। इसको हम क्या कहते हैं? लंग्स कहते हैं। एल्वेओलाई आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स को कहते हैं हम एल्वेओलाई कहते हैं। देखो ऐसा है, मैक्सिमाइज योर नॉट भाई, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का है। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़े, आगे बढ़े। चलो एक एक पेज हमने कंप्लीट कर लिया। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़े, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़े। एक पेज पढ़ाने को मेरे को 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। कितने मिनट लग? 15 मिनट लग गए भाई। चलो 2-3 मिनट तो फालतूगिरी की होगी, 3 मिनट की होगी, 12 मिनट तो लगे, 12 मिनट लग गए। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टार्ट करो भाई। मैं वेस्ट नहीं करता, ऐसा ही सही दिख रहा है भाई, बिना टॉर्च, मतलब ये लाइट का, बिना लाइट, लाइट कर दो तो बंद कर देता हूँ लाइट, छोड़। एक बार मैं चेक कर रहा हूँ, बस एक बार मेरे को चेक कर लेना दो, क्योंकि अब हो गया। जिनको पता नहीं मैं उनको बता देता हूँ, जो नए हैं आप चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। और बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं यार मेरे, बहुत कम है, प्लीज़। एक मिनट, एक मिनट, बस चेक कर रहा हूँ। चलो मेरे गाइस, चलो मेरे दोस्तों आगे बढ़ते, चलो 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 आगे बढ़ रहे हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसका कुछ भी हो, स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होता है? पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है? पल्मोनरी वेंटिलेशन एक ब्रीदिंग होती है। पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है? ब्रीदिंग होती है। गैस एक्सचेंज बिटवीन एल्यूलर एंड ब्लड। गैस क्या करता है? एक्सचेंज होता है। कहाँ पे? एल्यूलर और ब्लड के बीच में। ओके, गैस ट्रांसपोर्ट क्या करता है? O2 करता है। देखो मैं आपको पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बताता हूँ। यहाँ पे क्या होता है? स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कौन सा स्टेप होता है? रेस्पिरेशन में मेरे भाई मेरे दोस्त स्टेप होता है, क्या होता है? पहले होगा पल्मोनरी वेंटिलेशन, ब्रीदिंग होगा पहले। पल्मोनरी वेंटिलेशन जिसको ब्रीदिंग कहते हैं। गैस एक्सचेंज बिटवीन एलुलाई और ब्लड में गैस एक्सचेंज होगा। गैस ट्रांसपोर्ट O2, गैस ट्रांसपोर्ट मतलब O2 ट्रांसपोर्ट एंड CO2 क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, उसके बाद क्या? गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड एंड टिश्यू के बीच में गैस एक्सचेंज होगा एंड सेलुलर टिश्यू रेस्पिरेशन। और क्या होता है? सेलुलर टिश्यू रेस्पिरेशन होता है। ओके, ये था हमारा स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। आगे हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म क्यों। मेरे भाई मेरे दोस्त, मैकेनिज्म से हर साल, मतलब अगर देखो तो एक सवाल तो इससे बनेगा, एक सवाल अगर बनेगा, देखो 2 चैप्टर्स में बता रहा हूँ, इनसे सवाल हमेशा बनेगा। 1 मिनट, वेट 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 वेट।
सब ठीक है, अभी सब ठीक है। एक कॉल आई थिंक भाई ये कोचिंग वाले ना यार बहुत कॉल करके बहुत सता रहे हैं मेरे को, मतलब क्या बताऊँ अभी। कोचिंग का मेरे को वही पसंद है, मैं पढ़ा रहा हूँ यार, पढ़ाते वक्त कॉल मत किया करो, मैं अभी साइलेंट पे रख दिया करो, अभी किसी का भी आए कितना भी मैकेनिज्म एंड ब्रीदिंग ऑफ एक्सचेंज, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जिसमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होते हैं. चलो मैकेनिज्म, मैकेनिज्म जो होता है ना, मैकेनिज्म जो असतो तो थोडा टफ पार्ट असतो आणि हा जो पार्ट आहे करायला थोडासा, मतलब मैं अभी क्या बताऊँ आपको, एक मिनट हा. चलो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में होता है. इंस्पायरेशन, सिर्फ इंस्पिरेशन और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. ओके, इंस्पिरेशन क्या होता है, एक एक्टिव प्रोसेस होती है इंस्पिरेशन, और एक क्या होती है, एक पासिव प्रोसेस होती है. ओके, डिफरेंस है डायरेक्टली. बोर्ड्स में अगर ऐसा सवाल आता है तो आपको, लेकिन नीट में तो आपको बताता हूँ मैं कहाँ से सवाल आएगा. इनटेक ऑफ एयर फ्रॉम इनटू द लंग्स क्या कहते हैं, एक है इनटेक ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर से लेके लंग्स में होता है, और इसमें क्या होता है, स्पेलिंग ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स. देखो इंस्पिरेशन में क्या होता है, हम एयर को ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर से लिया मैंने, मेरे लंग्स तक पहुंचा दिया. ओके, और एक्सपायरेशन में क्या किया, ये जो एयर मेरी यहाँ तक पहुंची है उसको मैंने रिलीज, लंग्स ने वो उसको वापस से बाहर फेंका, तो ये कहाँ पे जा रही है, इधर बाहर सराउंडिंग में जा रही है. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन में क्या होता है, द डायग्राम क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है. डायग्राम क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है, फ्लैटन हो जाता है. मतलब देखो यहाँ पे डायग्राम का, ये नीचे देखो, 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 ये देखो, ये डायफ्राम है. ये डायफ्राम क्या होगा, ये डायफ्राम क्या होगा, ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा. ये कहाँ पे होगा, जब एयर जब इंटर, एयर जब आएगी, एयर जब आएगी, ये क्या होगा, डायफ्राम क्या होगा, डायफ्राम क्या होगा, डायफ्राम क्या होगा भाई मेरे भाई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया. ओके देखो अभी देखो, फ्लैटन एंड कॉजिंग एंड इंक्रीजिंग वर्टिकल वॉल्यूम, एंड क्या करेगा, एक वर्टिकुलम वॉल्यूम एंटर एंटेरो पोस्चर एक्सिस. ओके, एंटर पोस्चर ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन के थ्रू क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल जो होती है एंड डायफ्राम होता है रिलैक्स. जब भी मैं चढ़ता हूँ ये रिलैक्स हो जाएंगे, तो रिलैक्स होने के बाद क्या होता है, रिलैक्स कॉजिंग अ डिक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम, डिक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज करता है, एंड देयर बाय पल्मोनरी वॉल्यूम होता है, एयर क्या होता है, बाहर आ जाता है, एयर क्या होता है, बाहर आता है. ओके, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, मसल फाउंड बिटवीन द रिब्स. मसल क्या होती है, फाउंड बिटवीन द रिब्स, मसल जो होते हैं बिटवीन द रिब्स फाउंड होती है, लिफ्ट अप द रिब्स एंड स्टर्नम कॉजिंग एन इंक्रीजिंग इन thoracic volume and dorsoventral axis. मतलब contraction of external intercostal muscles and इंटरनल मसल क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्शन डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में. ओके, ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपिरेशन, एक फोर्सफुल एक्सपिरेशन में क्या होता है, एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, एब्डोमिनल मसल और इंटरकोस्टल मसल क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. दिस चेंजेस रिड्यूस प्रेशर इनसाइड द थोरैक्स कॉजिंग, इंस्पिरेशन में क्या होता है, चेंजेस क्या करते हैं, कॉजिंग करते हैं, चेंज थोरैक्स कॉजिंग द एक्सपांशन ऑफ लंग्स, लंग्स का एक्सपांशन करते हैं. द पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है, रिजल्टिंग इन डिक्रीज ऑफ इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम, कम होता है, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ता है. प्रेशर टू लेस देन एटमॉस्फेयर, एयर जो होती है मूव्स इनटू द लंग्स, एयर क्या होती है, लंग्स में जाती है. डायफ्राम जो होता है प्ले 70% पार्ट इन एब्डोमिनल ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग में डायफ्राम क्या होता है, 70% पार्ट प्ले करता है. ये देखो कैसे होता है, डायफ्राम रिलैक्स, ये कैसा, एक्सपायरेशन के थ्रू, ये क्या होगा, एक्सपायरेशन में हो रहा है. देखो रिब्स स्टर्नम रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, इसमें क्या होता है, रेजेड ये इधर हो गए एयर की वजह से, समझ रहे हैं आपको, और ये वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स का डिक्रीज हो गया, इधर इंक्रीज हो रहा है. बेसिक चीजें थी. ओके, ओके, अगर आपको रेस्पिरेटरी साइकिल देखना है तो रेस्पिरेटरी का साइकिल कैसा होता है, इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन रेस्पिरेटरी साइकिल होता है. ये देखो यहाँ पे मैक्सिमम और मार्क्स में मैं आपको बता रहा हूँ. नॉर्मल रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग रेट क्या होती है, 12 से 16 मिनट तक की होती है. कितनी कितनी होती है, 12 से 16 मीटर. स्पायरोमीटर क्या होती है, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटर, ये कहता है टू मेजर रेस्पिरेटर, जो रेस्पिरेटरी रेट, देखो आपने देखा होगा जो ऐसे उंगली में डालते हैं वो रेस्पिरेशन के रेट को चेक करता है. वो मशीन, एक मशीनरी आती है उसमें चेक करते हैं हमारे रेस्पिरेशन के रेट, ब्लड के, वो पल्स को भी चेक करते हैं उसमें, और ब्लड का अपना ऑक्सीजन, अपना ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को भी चेक करता है. तो कितना चाहिए, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट. भाई आप मतलब 12 से 16 टाइम्स आप एक मिनट में, अगर इससे कम हो रहा है तो भाई
एक बार चेक करवा लो, 12 से कम हो रहा है तो एक बार चेक करवा लो, आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आगे चलते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, भाई साहब ये ऐसा चैप्टर, ये ऐसा टॉपिक से मैं आपको बता रहा था ना कि कहाँ से सवाल आता है, तो यहाँ से सवाल आता है। ये सवाल भाई इससे नीट में हर साल सवाल पूछता है, हर साल पूछता है। मैच द कॉलम्स, मैच द फॉलोइंग होगा, इनकरेक्ट करेक्ट के बेसिस पे आपको पूछ लेगा भाई, हर साल आपको है ना ये सवाल पूछता है। तो पहले देखते हैं टाइडल वॉल्यूम। ऐसे ऐसे टॉपिक पे मैं अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, मतलब अच्छे से, मतलब इस पे हम थोड़ा सा डीपली इसमें घुसेंगे। पूरा एनसीईआरटी वैसे भाई, ये नोट्स पूरे एनसीईआरटी, इसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी कर लो। ऐसा नहीं करूंगा कि इसकी जरूरत नहीं, एनसीईआरटी करनी है हमको, एनसीईआरटी कर लो और इस लेक्चर को भी देख लो, या फिर इस लेक्चर करने के बाद भी आप एनसीईआरटी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग द नॉर्मल इंस्पायरेशन, मतलब वॉल्यूम क्या होती है, किसकी वॉल्यूम सर, वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, इसको हम टाइडल वॉल्यूम, मतलब जितनी हम वॉल्यूम एक्सपायर की उसको एक्सपायर की उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 500 ml। ये कितनी होती है, 500 ml होती है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है सर, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन। देखो मैंने आपको ना प्रैक्टिकली सीखी, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। ये देखो मैंने ये ब्रीदिंग की, ओके, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, और कितना ब्रीथ कर सकते हो, ये देखो। हाँ, ये नॉर्मल किया, अब ये जो किया ये क्या था, ये हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व और कर सकता हूँ, इंस्पायरेशन के बाद और कर सकता हूँ। इसकी वॉल्यूम कितनी होगी सर, 250 से 300 ml। भाई कैपेसिटी इसको भूलनी नहीं है, इसकी कैपेसिटी का सवाल आपको नीट में पूछता है रे दीवाने, पूछता है रे, पूछता है। चलो आगे आते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसका ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन। मतलब कि देखो ये निकाली और निकाला मैंने और निकाला, देखो हम कहते हैं ना, हम बहुत बार देखे ऐसा, हम कहते हैं ऐसा जब हम करते हैं तो वो क्या करते हैं, हम कौन, एक्सपायरेटरी रिजर्व ईआरवी को निकालते हैं, हम इसको निकालते हैं, ईआरवी को निकालते हैं हम उस बारे। इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, 1000 से लेके 1100 ml थी, इसकी 1000 से लेके 1100 ml होती है। रिसिडल वॉल्यूम, रिसिडल वॉल्यूम क्या होती है, ऐसी वॉल्यूम होती है रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर फुल। भाई इसको मतलब मैंने निकल भी दी, फिर भी ये मेरे लंग्स में बची हुई, उसको क्या करूंगा मैं, इसको क्या करूंगा, इसको मैं करूंगा रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। इसकी कैपेसिटी भी 1100 से 1200 ये थी, इस नियरली होती है दोनों की। ओके, रेस्पिरेटरी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, टीवी प्लस आईआरवी, मतलब टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम कि कितना मैंने किया और एक्सपायर किया, कितना किया मैंने, और उसके बाद जो मैं और कितना कर सकता हूँ उसको हम कैपेसिटी, मतलब कितना कर सकता हूँ, उसकी कैपेसिटी होती है 3000 से लेके 3500 ml तक, 3500 ml तक होती है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी सब, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस सीआरवी, मतलब कितनी में की और कितना और एक्सपायर कर सकता हूँ उसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसकी वॉल्यूम होगी सर 1500 से 1600, 1500 से 1600, नियरली हाफ होता है आईसी से। फंडामेंटल रेसिड्यू कैपेसिटी, एफआरसी बोलता है आपको फंडामेंटल, ये क्या होती है, एक होती है ईआरवी। ईआरवी मतलब क्या सर, ईआरवी मैंने बोला कि ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस जो रेसिडुअल वॉल्यूम, मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर की वॉल्यूम जो लंग्स में एकदम से में आपको, एफआरसी और आरवी का जो है ना बिल्कुल मतलब थोड़ा थोड़ा सेम होता है, थोड़ा थोड़ा सेम होता है ईआरवी। इसकी लेकिन वॉल्यूम क्या होगी, इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसकी 300 2100 से लेके 2300 ml तक होगी। इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ओके, ओके इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, वॉल्यूम ऑफ एयर कैन ब्रीथ आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, मतलब जितना में वाइटल कैपेसिटी क्या है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जितना मैं ब्रीथ कर सकता हूँ, मतलब ईआरवी, ईआरवी मतलब कैन एक्सपायर, ईआरवी भी लिया, कितना ले सकता हूँ भाई, टाइडल वॉल्यूम मैंने बताया आपको, और आईआर भी, बराबर। एक्सपायर, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद कितना वॉल्यूम में इंस्पायर कर सकता हूँ, ब्रीथ कर सकता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी यही है कि 3500 से 44, और लास्ट आता है टोटल लंग कैपेसिटी, मतलब भाई सभी को प्लस कर दो, आरवी मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम को भी प्लस कर दो, उसके बाद ईआरवी को भी, टीवी को भी, आईआरवी को भी, और वीसीआरवी, इनको दोनों को भी। देखो इसमें क्या होता है, एक मिनट, हाँ, इसमें क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन, मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद भी कितनी वॉल्यूम होती है वो सबसे ज्यादा होगी, कितनी, 5000 से 6000 ml होगी। तो क्या यहाँ तक आपको समझ में आया, देखो एक बार आप इसको रीड कर लेने का, इसको रीड कर लेने का, आपको बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से आपके जो कॉन्सेप्ट है बहुत क्लियर हो जाएंगे। ओके, क्लियर हो जाएंगे। देखो आपके लिए रब करके जा रहा हूँ, आपको पढ़ लो, एक बार रीडिंग कर लो, बहुत अच्छी तरीके से आपको जो है
क्लियर हो जाएगा, क्लिस्टर क्लियर। अब आते हैं हम, चलो एक और बताता हूँ मैं आपको, एक और बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ, एक बार। Lungs do not collapse even after forceful expiration because the residual volume it cannot be measured in by spirometer। मतलब lungs जो होते कभी collapse नहीं होता अगर हम forceful expiration भी कर ले, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ रेसिडुअल वॉल्यूम इट कैन नॉट मेजर बाय स्पायरोमीटर, और इसको हम स्पायरोमीटर से नहीं, स्पायरोमीटर से हम इसको मेजर नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेने का, ओके, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेने का, ओके। आगे बढ़ते एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में करते हैं, ओके। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या भाई? समझ में आ रहा है ना? 2 पेजेस खत्म कर दिया भाई। 40 मिनट हो गए होंगे ना, अभी 40 मिनट हो गए होंगे, 40 मिनट से पढ़ा रहा हूँ मैं भाई। सर 30 मिनट हुआ है अभी तक तो भाई। देखो आधे घंटे में अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अच्छा खासा कंटेंट हमने पढ़ दिया। हाँ अच्छा, 30 मिनट हुए अभी तक तो, 30 मिनट हुए। 30 मिनट हुए। पढ़ने को आया तो पढ़ाई करके जाओ, पढ़ने आया हो तो पढ़ाई करके जाओ। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अभी हमको देखना है। तो बहुत बड़ा चैप्टर है ना ये, इसलिए इसमें बहुत टाइम लगता है इसमें। और मैं आपको बताऊँ, और आपको 40 मिनट था, बस 40 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म। यानी कि पूरा 1 घंटा भी नहीं, 1 घंटा 20 मिनट में मैं पूरा चैप्टर खत्म कर देता हूँ। 1 घंटा 20 मिनट पूरा चैप्टर खत्म। और ऐसा नहीं कि शॉर्ट रिवीजन है भाई, फुल रिवीजन करा। हाँ, यही कंटेंट 3-3 घंटे में पढ़ाते हैं बाकी के टीचर्स। एनसीईआरटी कवर करा हो आपकी पूरी की पूरी 1 से 1.5 घंटे के बीच में, 1.25 से 1.5 घंटे के बीच में, आपको 1.25 से 1.5 घंटे के बीच में एनसीईआरटी कवर करा रहा हूँ। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है? कंटिन्यूस लेना, मैंने ना, जाओ मैं यूट्यूब पे जाओ, मेरा लेक्चर देखो आप, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, उसका लिया आधा घंटे का ब्रेक लिया मैंने, सिर्फ इतना आधा घंटे का ब्रेक लिया, फिर इससे मैंने स्टार्ट किया इस लेक्चर को। मतलब भाई उसको 1 घंटा 20 मिनट का वो लेक्चर लिया, फिर ये लेक्चर लिया भाई, मतलब इतना लेक्चर ही चल रहा है आज तो, बहुत लेक्चर लिया। और एक लेक्चर लूंगा मैं, आई थिंक उसको अभी उसका टाइमिंग सेट करूंगा। तो मेरे को बाकी सब्जेक्ट भी करने होते हैं, मेरे को केमिस्ट्री का मेरे खुद के लिए पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स का भी खुद के लिए पढ़ना है। तो बायो को तो मैंने ना अभी आज मैं 2 चैप्टर कर लिया, और एक चैप्टर करा दूंगा आई थिंक एक्सक्रीटरी वाला या लोकोमोशन में से कोई सिलेक्ट करूंगा मैं, उसको कराऊंगा। फिर कल देखेंगे रेस्पिरेशन, और फिर एक ही रहेगा, कल 2 हो जाएंगे, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म। बाद में मैं आऊंगा इकोलॉजी आऊंगा। चलो आगे बढ़ते भाई, इकोलॉजी। चलो भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे आऊंगा, एक्सचेंज होता है, ओके। ओके, ये देखो एल्वेला इज अ प्राइमरी साइट्स ऑफ गैस सेक्शन। पहली प्राइमरी साइट्स कौन सी होगी सर? प्राइमरी साइट्स होगी हमारी एल्वेला, ओके। प्राइमरी साइट्स एल्वेला होगी। O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दिस साइड। O2 और CO2 क्या होता है सर? एक्सचेंजेस। O2 और CO2 यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं सर। O2 और CO2 यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं थ्रू द सिंपल डिफ्यूजन। थ्रू किसके थ्रू? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। अरे यार ये क्या हो गया? प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, solubility of gas, thickness of membrane, surface of area respirated on, ये क्या होता है? एक्सचेंज इन साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन बेस्ड ऑन, इतने होता है। ये देखो प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे होगा, उसके बाद सोलिबिलिटी, गैस की सोलिबिलिटी भी होगा, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन के होगा, के ऊपर होगा, या सरफेस एरिया ऑफ पल्मोनरी मेम्ब्रेन इनके ऊपर होगा। अगर मैं आपको बताऊं कि जो हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, इससे ना भाई सबसे ज्यादा सवाल आता है इस चैप्टर से। अगर सवाल आता है दो, मैंने आपको बताया ना, एक आएगा कहाँ से, एक कहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा। जो मैंने आपको कैपेसिटीज वो पढ़ाई ना, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, देखो ये जो ऊपर पड़ा है आपको, इससे एक सवाल आएगा और इससे एक सवाल आएगा। ये अच्छा करके जाओ, बस 2 सवाल कर लोगे, 2 सवाल कर लोगे आप। मेरे को नहीं लगता इससे बाहर का सवाल तीसरा आएगा तो वो अलग से आएगा, लेकिन आएगा तो इधर से एक आएगा जो ना, वो दो जो पक्के यहीं से आएंगे, 2 पक्के, भाई की गारंटी, भाई की गारंटी के साथ बोलो। हर साल वही से सवाल आते रहे दीवाने। प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय द इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ द गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। मतलब कि ऐसा प्रेशर, इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर एंड इट इज प्रेजेंटेड एज अ PO2, मतलब पार्शियल ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीजन, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड। PCO2 किसके लिए यूज करेंगे? PCO2 पार्शियल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और PO2 किसके लिए पढ़ेंगे? पार्शियल ऑक्सीजन, ओके, पार्शियल ऑक्सीजन, ओके 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 सर स्टार्ट करते सर आगे। यहाँ पे हमको दिया है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर देखो, मैं बोला ना आपको सवाल कहाँ से आएगा, तो ये यहाँ से सवाल आएगा, यहाँ से सवाल आएगा, ये करके जाए, यहाँ से सवाल आएगा। आज मैं ना एक मॉक लूंगा आज शाम को,
अगर लेक्चर नहीं लूँगा तो एक मॉक लूँगा शाम को, तो भाई वो मॉक भी देख लेने का। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर यही से बनेगा, मैं बोल दे रहा हूँ तेरे को, वही से पेपर बनेगा। वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है भाई बायोलॉजी में ना यार। 330-340 मार्क को कैसे भी स्कोर करना है। सिलेक्शन तभी मिलेगा जब हम बायोलॉजी में 340-330 मार्क तक कवर करेंगे। फिजिक्स में अगर हमारे 100 भी आ गए भाई और केमिस्ट्री में 120 भी आ गए, तो अराउंड अराउंड हम 520-540 तक पहुंच जाते हैं भाई। 540-550 तक भाई। 550 तक देखो, अभी नीट 2025 में क्या था, 500 जिसके 500 के ऊपर है वो सीट लेके जा रहा था। तो नीट 2026 में भी इतना डिफरेंस नहीं आएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। तो भाई देखो, पढ़ना है बस, पढ़ना है बस। चलो इसके बाद पार्शियल प्रेशर हमको दिया है। पार्शियल प्रेशर हमको दिया है। पार्शियल प्रेशर किसके दिया है सर? पार्शियल प्रेशर दिया ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व इन डिफरेंट डिफरेंट डिफ्यूजन कंपैरिजन इनटू द एक डिफरेंट कंपैरिजन है भाई। ये एमएमएचजी में होगा। देखो ये एमएमएचजी, ये इसमें कंफ्यूज मत होना, एमएमएचजी में आता है। ओके, और टिश्यू में कितना होता है? 40 एमएमएचजी। तो देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, देखो ऑक्सीजन होगा वो एटमॉस्फेरिक एयर में कितना होगा सर? 159। ये क्या है? पार्शियल प्रेशर इन एचजी। हमें क्या दिया यहाँ पे? पार्शियल प्रेशर दिया। पार्शियल प्रेशर क्या दिया सर? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कंपैरिजन इन एटमॉस्फेयर। भाई ये चार्ट है ना, ये चार्ट कोई मामूली चार्ट नहीं। इससे भाई नीट में न जाने कितने सवाल आए, न जाने मतलब अनजान। मैं आपको बता रहा हूँ ना, तकरीबन अगर 10 साल से बताऊँ तो 10 साल में 10 सवाल आए होंगे इसमें। 10 साल में 10 सवाल इस पर्टिकुलर टॉपिक से आया है। 2025 में भी यही से सवाल बना था इस चैप्टर से, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो PCO2 जो था ना, PCO2 देखो, ये CO2 क्या होगा? O2 क्या होता है? एटमॉस्फेरिक एयर में 159 होगा सर। ओके सर। सर एलुला में कितना था? 104 होगा सर। डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड में कितना होगा? 40 सर। और सर ऑक्सीजेनेटेड ब्लड में कितना होगा? 95 होगा सर। टिश्यू में कितना होगा सर? 40 होगा सर। कार्बन डाइऑक्साइड का आता है सर। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है सर? एटमॉस्फेरिक एयर में कितना होता है? सिर्फ 0.3 होता है। एलुलाई में कितना होता है? 40 होता है। ब्लड में कितना होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है? 40 होता है। और सर टिश्यू में कितना होता है? 45 होता है। देखो टिश्यू और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में सेम होता है, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, और मेरे भाई एल्यूलाई और ऑक्सीडेटेड ब्लड में एकदम सेम होता है। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, इतना सेम होता है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड और टिश्यू का है ना, दोनों का सेम होगा। अगर आपको पूछ लेना कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड टिश्यू का सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। ऑक्सीजन का भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एल्यूला में होता है 40 होता है, और ऑक्सीडेटेड ब्लड में भी कितना होता है? 40 होता है। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड का तो याद हो जाता है, ऑक्सीजन का थोड़ा याद कर लेना है। ओके, ऑक्सीजन का आपको याद कर लेना। ओके, ये देखो यहाँ पे क्या है, मैं आपको डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ये डायग्राम क्या बोला एनसीईआरटी का? ये डायग्राम है। ये डायग्राम क्या करता है? ये डायग्राम रिप्रेजेंट करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज एट एल्वेओलाई एंड द बॉडी टिश्यू विद द क्या? विद क्या? एक मिनट, विद क्या? विद द ओके ओके ओके, ये क्या कर रहा है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एट द एल्वेओलाई and the body tissue with blood and transport of carbon dioxide, oxygen and carbon dioxide। ओके सर, चलो आगे बढ़ते हैं सर। हम आपको देखो एल्वुलर एयर, पी ऑक्सीजन की एल्वुलर एटमॉस्फेयर में कितनी होती है सर? सॉरी सर, हाँ ऑक्सीजन में कितना? अरे एक मिनट, एल्वुलर एयर कितना है ऑक्सीजन का? एल्वुलाई में कितना होगा सर? 140। ये एल्वुलाई का स्ट्रक्चर देखो, PCO2 कितना होगा? 40 होगा सर। ओके, ये क्या है? एल्वुलस है। ये इंस्पायर एयर है और ये एक्सपायर्ड एयर है। एक्सपायर्ड एयर कितना होगा? एक्सपायर्ड एयर मतलब ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या करेंगे हम? PCO2 से करते 40 mg। आगे आते हैं, ये देखो, ये पल्मोनरी आर्टरी आपको दिख रही है। ये पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के थ्रू जाती है। ओके, और यही पल्मोनरी, ये देखो सिस्टमेटिक आर्टरी, इसको सिस्टमेटिक आर्टरी में ये होता है, और ये सिस्टमेटिक वेन में चला जाता है। समझ में आ रहा है? सिस्टमेटिक वेन में, फिर ये अपना बॉडी टिश्यू के थ्रू, ये देखो बॉडी टिश्यू के थ्रू। तो देखो अभी क्या है, इधर देखो सिस्टमेटिक आर्टरी, ये क्या करता है? कैरिंग क्या कर रहा है सर? ये क्या कैरिंग करता है? ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है। कितना सर? PO2 कितना होगा? 104 होगा mmHg, और PCO2 कितना होगा? 40 mmHg। यहाँ तक भी सेम है, यहाँ तक भी कितना? यहाँ तक भी सेम है। और बॉडी टिश्यू में देखो, याद है डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोनों के दोनों क्या कर रहा है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरिंग कर रहा है। ओके, ये बहुत सिंपल डायग्राम है, सिंपल। ये डायग्राम से सवाल पूछ सकता है, मॉक टेस्ट में आते हैं इससे सवाल, बिल्कुल आते हैं। पीवाईक्यूज में अगर बताओ ना आपको, पीवाईक्यूज में आया तो नहीं है, बट आ सकता है।
चलो आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। द डाटा गिवन टेबल जो होता है क्लियरली इंडिकेट द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट ऑक्सीजन फ्रॉम मैन्युअली ब्लड टू ब्लड टिश्यू। मतलब क्या होता है, इस डाटा से हमें क्या मिल रहा है, क्लियरली इंडिकेट क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट फॉर ऑक्सीजन। ये क्या कर रहा है, हमें कंसंट्रेशन ग्रेडिएट कर रहा है, किसको, कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्यूलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू, ब्लड से एल्यूलाई से ब्लड और ब्लड से टिश्यू। ओके, सिमिलरली अ ग्रेडिएंट इज प्रेजेंट फॉर CO2। सिमिलरली क्या करता है, एक ग्रेडिएंट है, ग्रेडिएंट क्या है, इज प्रेजेंट, ये ग्रेडिएंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, CO2 के लिए इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कहाँ पे, ऑपोजिट डायरेक्शन में। दैट इज क्या, from tissue to blood, blood to alveoli, blood to alveoli. Okay, as the solubility of CO2 is 20 to 20 higher than that of O2, ये तो सही है सर, solubility जो होती है CO2 की वो O2 से ज़्यादा होगी। The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit decrease difference in the partial pressure is much higher compared to the O2। मतलब कि क्या सर, जो CO2 का अमाउंट होगा डिफ्यूज करेगा थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट, क्या होता है, डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, ये ज़्यादा कंपेयर टू किससे, O2 के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। ओके, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या होता है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन देखो, एक होती है एक्वस इपिथेलियम, एंडो इपिथेलियम, और होती है बेसमेंट इपिथेलियम। क्या होती है, बेसमेंट इपिथेलियम, बेसमेंट इपिथेलियम, बेसमेंट इपिथेलियम, बेसमेंट इपिथेलियम। तो लोग कैसे समझ लिया, यहाँ तक ये पढ़ना है, फिर आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का, उसके लिए एक रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, तो उसके लिए और डिसऑर्डर, ये 3 टॉपिक्स मैं अगले लेक्चर में आधे घंटे में कवर करा दूंगा। हाँ, ये लेक्चर पार्ट 1 है, उसके बाद एक और पार्ट 2 है। ओके, तो देखो डिफ्यूजन का है 3 मेजर पार्ट्स, 3 एक्वस एपिथेलियम ऑफ एलोई, 3 एक्वस एपिथेलियम किसका, एलोलाई का। बाद में एंडोथेलियम क्या करता है, एक एलोलाई, एंडोथेलियम ऑफ एलुलर कैपिलरीज, और बेसमेंट क्या करता है, बेसमेंट सपोर्ट करता है स्क्वामस एपिथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथेलियम ऑफ द कैपिलरीज, क्या करता है, बेसमेंट सब्सटेंस को करता है। ओके, देखो 40 मिनट्स का हमारा अभी तक लेक्चर हुआ है, 30 मिनट्स का। अगला जो एक लेक्चर आएगा उसमें 30 मिनट्स में मैं आपको बहुत अच्छी ये देखो मैंने नोट्स ये कवर करा दिए, एक थोड़ा सा मतलब मैं करा दूंगा, लेकिन ना थोड़ा सा ना मैं ना कंटिन्यू सुबह से लेक्चर ले रहा हूँ, इसके बाद तुरंत आएगा वो, आधे घंटे में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेक्चर में तुरंत डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस, आप सभी ने सपोर्ट लेक्चर देख लिया, लेक्चर अगर यहाँ तक अच्छा पसंद आया, ये पार्ट 1 है, अच्छा पसंद आया हुआ तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। आप मेरे भाइयों सपोर्ट करो, बस अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की गारंटी मेरी, आपको बस मेरे को सपोर्ट करना है, आपके साथ, मेरे साथ, मैं भी आपके साथ, हम दोनों एक साथ इस साल नीट क्रैक करेंगे और मेरे भाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को बिल्कुल सिक्योर करेंगे। मेरा यही कहना है कि अब मेरे को भाई अच्छे से अच्छा शेयर करो भाई, बस बाकी कुछ नहीं। और भाइयों आपके साथ यही कहना है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेक्चर को अंत तक टिके रहते हो, देखते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में आऊँगा, बिल्कुल बिल्कुल आएगा, इंतज़ार नहीं करने दूंगा, अगला लेक्चर आएगा, इसी का पार्ट 2 बहुत अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाया भाई, उसको भी देख लेने का। ओके, सो थैंक यू गाइज, बाय एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब, बाय बाय बाय, जल्दी लेक्चर लेके आ रहा हूँ, पार्ट 2 देखना भूलना मत। थैंक यू सो मच।